नमस्कार दोस्तों, समाचार सेवा में आपका स्वागत है। बीकानेर पूर्व विधानसभा पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ जोशी हैं। नमस्कार। आज बीकानेर पूर्व के बारे में देखते हैं कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो सिद्धार्थ जी, यशपाल गहलोत, सिद्धि कुमारी पर्चा भर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये टक्कर बीजेपी कांग्रेस की रहेगी या कोई बीच में भी कोई तीसरा उम्मीदवार इस बार बाजी मार सकता है, या कोई संभावना है किसी चीज की? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि बीकानेर पूर्व परिसीमन के बाद में जो बीकानेर बना है 2008 में, उसमें कांग्रेस अभी तक टक्कर नहीं दे पाई है। हालांकि कन्हैयालाल जवर ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जीत के अंतर को 7,500 तक सीमित कर दिया था, लेकिन उससे पहले सिद्धि कुमारी के सामने, जो कि दरबार का वोट है, ऐसा माना जाता है कि वो जो पूर्व राज परिवार है उनकी वो ऐसी सक्सेसर हैं जो कि पहली बार पॉलिटिक्स में आई है महाराजा करणी सिंह जी के बाद में। तो उनको एक तरफा वोट मिलता रहा है। तो अब चूंकि उनको 3 टर्म हो चुके हैं, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ में हो सकती है, लेकिन अभी भी चुनौती जैसी बात मुझे दिखाई नहीं देती है। जैसा कि मैं देखता हूं कि इसमें कांग्रेस 3 प्रयोग कर चुकी है। हालांकि एक गहलोत जो माली जो उनका कार्ड है वो दूसरी बार चल रहे हैं। गोपाल गहलोत को पहले इन्होंने खड़ा किया था, उसके बाद में तनवीर मालावत हुए थे, उसके बाद में कन्हैयालाल जवर। तो एक तरह से माली भी हो गए और आपके बनिए भी हो गए और एक तरह से मुसलमान भी हो गए। अब फिर दोबारा माली पे ही चला गया। तो क्या लगता है आपको कि ये कार्ड चल पाएगा कोई? पहले तो हम देखते हैं कि डेमोग्राफी क्या है वहां की। जो हम अगर बात करें कि बीकानेर पूर्व को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो परिसीमन के बाद में वहां पर किस तरीके के लोग वहां पर ज्यादा हैं, तो एक तो राज परिवार से जुड़े लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। मतलब जूनागढ़ उसी क्षेत्र में, लालगढ़ पैलेस उसी क्षेत्र में, लक्ष्मी निवास पैलेस उसी क्षेत्र में, और बहुत सारे जो पुराने ठिकानेदार हैं वो उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो पहला तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो राज परिवार का वहीं पे दिखाई देता है। उसके बाद में जो माली समुदाय है, जो ये अपन ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री हैं वो गहलोत हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि माली वोट कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन अगर दूसरे कोण से देखा जाए तो माली वोट हार्डकोर संघी वोट माने जाते हैं। भले ही उन पर मुख्यमंत्री का प्रभाव हो, फिर भी वो कुछ न कुछ उनके सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ रहता है। एक वहां पर जो बड़ी कम्युनिटी है वो पंजाबी कम्युनिटी, जो बाहर से आई हुई है। 92 में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था बीकानेर के अंदर, एकदम से वहां की आबादी बढ़ी थी। 84 के दंगों के बाद में धीरे धीरे पंजाबी जो गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए बीकानेर में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, तो एकदम से जो 48% की हमारी जो आबादी बढ़ी थी 92 के अंदर, उसमें जो पंजाबी आए थे, वो पंजाबी भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो हार्डकोर कांग्रेसी या हार्डकोर बीजेपी वोटर हैं, लेकिन देखा ऐसा जाता है कि उनका झुकाव उस तरफ ज्यादा रहता है, बीजेपी की तरफ। एक और जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो है सिंधी समाज की। वो तो खुद को आरएसएस से जुड़ा हुआ मानते हैं, जो बड़ा तबका है। वो हर इंडिविजुअल की मैं बात नहीं करता, लेकिन बड़ा तबका खुद को आरएसएस से जुड़ा हुआ मानता है। तो चाहे माली समाज हो, राजपूत समाज हो, सिंधी समाज हो, पंजाबी समाज हो, हम में, और उसके अलावा जो आईजीएनपी और शिक्षा विभाग में जो बाहर से नौकरी करने के लिए यहाँ पर आए थे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उन क्षेत्रों से जो लोग आए हुए हैं, उनको हम, जैसे कि हम बीकानेर के जो पुराने लोग हैं, जो कपरकोटे के भीतर के लोग जो उनको बाहरी लोग मानते हैं, वो सब भी उस क्षेत्र में है। और मोर और लेस वो भले न्यूट्रल वोट भी हो, तो उनका एक स्वाभाविक झुकाव हमें बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। यही कारण है कि परिसीमन के बाद में पहली बार वसुंधरा राजे ने जब टिकट दी, उन पर विश्वास किया राज परिवार पर, और सिद्धि कुमारी जी को पहली बार जबकि उनका न तो अनुभव था, न उसमें उनकी ऐसी उम्र दिखाई देती थी कि वो राजनीति के लिए सक्षम हो सकती हैं कि नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे वोटों से उन्होंने वहां पर बढ़त बनाई 2008 में। जबकि उनके सामने हालांकि पॉलिटिक्स से नहीं थे डॉक्टर तनवीर मालावत, लेकिन उनकी पब्लिक पर पकड़ बहुत अच्छी थी। उसके बावजूद भी वो प्रयोग कांग्रेस का बहुत सफल नहीं रहा। तो डॉक्टर तनवीर मालावत के पास में न तो पैसों की समस्या थी,
ना उनके प्रभाव की समस्या थी, ना उनके कास्ट की समस्या थी कि वहां पर जो अगर मुस्लिम वोट भी देखा जाए तो ठीक ठाक संख्या में, ऐसा नहीं है कि वहां पर बिल्कुल जीरो है। तो इस सब समीकरण के बावजूद भी डॉक्टर तनवीर मालावत का प्रयोग बुरी तरह से फेल रहा। उसके बाद में हम कहते हैं कि गोपाल गहलोत के मामले में कि वो माली कार्ड खेले, वो असल माली कार्ड भी नहीं था। देवी सिंह भाटी के पुराने सफा सालार थे, बाद में अलग होकर के उन्होंने अपनी स्वतंत्र पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, कभी कांग्रेस बीजेपी में घूमते रहे, तो उनका कमोबेश स्वतंत्र अस्तित्व था। उन्होंने तो महापौर के खिलाफ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था, लेकिन बहानी भाई के सामने वो टिक नहीं पाए, वो एक अलग बात है, वो बीजेपी से थे उस समय। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो माली कार्ड था, उनका आउटर जोन के अंदर उनका जो अपना प्रभाव है, उन खुद के दम पर उन्होंने वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले वो भी सफल नहीं हो पाए दरबार के वोट के सामने। मैं बहुत पुरानी बात बताता हूँ कि जिसमें महाराजा करणी सिंह जी बीकानेर से चुनाव लड़ते थे, तो वो किसी पार्टी से नहीं लड़ते थे, हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़े, और कभी उन्होंने कैंपेनिंग भी नहीं की। वो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में आते थे, वहां खड़े होकर के और कहते थे कि मैं सब आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ये उनका बस एकमात्र वक्तव्य होता था, और जनता उनको एक तरफा जिताती थी, कोई उनके सामने कभी खड़ा होकर जीत नहीं पाया। उस समय एक नारा बहुत चलता था, दरबार का वोट दरबार को। आज एक पीढ़ी बीच में नरेंद्र सिंह जी की बीत गई, उसके बाद में फिर सिद्धि कुमारी जी आई हैं, तब बीकानेर पूर्व में ठीक वही दृश्य दिखाई देता है, दरबार का वोट दरबार को। इसी वजह से बहुत चाहे घुटे हुए गोपाल गहलोत तो कदावर नेता, वो भी नहीं टिक पाए। जो झंवर हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। वो न सिर्फ दोनों पार्टियों पर अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं रखते, और प्रचार में भी उनके जो उनके स्मार्ट मूव होते हैं, जो कि नोखा के अंदर लोग हमेशा देखते रहे हैं, वो भी यहाँ पर इतने नहीं चल पाए, क्योंकि जब सेंटीमेंट ही ये हो कि दरबार का वोट दरबार को जाना है, तब हम ज्यादा उसमें संभावना नहीं देख सकते। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये जो राज परिवार का मामला, एक तरह से राजा और रंग की लड़ाई होती है, और ऐसा कोई रंग अभी तक आया नहीं है जो उनके बराबरी कर सके, या लोगों में भी ऐसा उसका उत्साह उनके प्रति रहता नहीं। कोई रंग अगर खड़ा भी हुआ है, इतना कोई पॉपुलर भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर सिद्धि कुमारी को कम वोट मिले जिस पिछले चुनाव में, तो उसका एक कारण था कि सिद्धि कुमारी की जो पार्टी है उसके अंदर भी उसका विरोध इतना था उस समय, और आज भी विरोध है, वो तो उनके पार नहीं पड़ती, परंतु विरोध वाले तो करते हैं, परंतु उनको उस तरह पता है कि राज परिवार के प्रति लोगों की जो निष्ठाएं हैं और जो विकास गंगा सिंह जी ने कराया है, वो इतने करा चुके हैं कि आज भी हम ये कह नहीं सकते कि उस परिवार ने कुछ किया नहीं बीकानेर। बिल्कुल। तो उसकी पीढ़ियां उसी को अभी तक खा रही हैं, भले ही कुछ लोग विरोध करते हों, तो फिर भी अभी कुछ लोग बीजेपी में भी काफी लगे। फिर इस बीच में एक बार कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस में जो टिकट मांगने वाले जो लोग थे, हालांकि ये सीट कभी जीती नहीं है, इतना हंगामा, फिर भी अरविंद मिड्डा जो इस बार जो इन्होंने काफी प्रयास किया, पिछली बार भी वो बड़े एक तरह से सक्षम व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी काफी पहुंच दिखाई भी थी ऊपर तक, पर उनको टिकट नहीं मिला, इस बार भी टिकट नहीं मिला। तो इस समीकरण को आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर कांग्रेस का जो चुनाव है यशपाल गहलोत का, इसको आप इस पॉइंट पर आकर के आप कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने जो माली वो कार्ड है वो खेला है, लेकिन अगर तुलना की जाए कि यशपाल गहलोत और अरविंद मिड्डा के बीच में, तो अरविंद मिड्डा न केवल पब्लिक लाइफ में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बल्कि उनके लगभग हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों में, हर कास्ट के अंदर, हर तबके के अंदर उनकी एक अच्छी पकड़ है, अच्छी छवि है, तो वो वहां पर डिजर्व करते थे। पिछली बार के चुनाव में तो ये हुआ कि पहले यशपाल गहलोत को पश्चिम में दिया गया, फिर यहाँ पर उनका टिकट काट के कलाची दिया गया, फिर पूर्व में दिया गया, फिर वहां पर ये पहली बार मैं ये समझता हूं कि भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी ने पहली बार ऐसा किया होगा कि एक ही कैंडिडेट को 2 विधानसभा क्षेत्रों में पहले टिकट देकर फिर उसका टिकट काट दिया हो। तो ये कंपनसेशन भी हो सकता है इस बार का, माली कार्ड से ज्यादा। और यहाँ पर अब हम जब सक्षमता की बात करें, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि यशपाल गहलोत को कंपनसेट भी करना जरूरी है, और दूसरी तरफ अरविंद मिड्डा का जो दावा है कि वो वहां पर बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, ये दावा कुछ हद तक सही है कि वो कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन हराने वाली बात अभी भी मुझे नहीं दिखाई देती।
मैं इसमें फिर एक थोड़ा सा अपनी और तरफ से बात कर दूं, अपनी तरफ से, कि यशपाल गहलोत की एक तरह से इसकी लॉटरी समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी अगर उनको पश्चिम से टिकट मिला था ना, तो उसका कोई आधार मुझे ऐसा दिखता नहीं था कि उनका कोई आधार हो। वो तो माली कार्ड था, उसका ना बाहुल्य सीट है और बीडी कल्ला परिसीमन के कारण हारते रहे हैं, तो वो उनका कटा टिकट उस समय वहां पर। और पूरब में भी एक तरह से जुआ खेलना था, बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं था कि इनका कोई बहुत ज्यादा वर्चस्व हो। मैं उनकी, यशपाल मेरे मित्र भी हैं और मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर एक लॉटरी निकलती है तो देखो, एक आदमी को 2-2 टिकट मिल जाते हैं और फिर वो क्या नाम, सिंपैथी भी मिल जाती है और अगली बार में उसको टिकट भी मिल गया। बिल्कुल। परंतु ऐसा कोई आधार मुझे अभी तक, जीत का आधार मुझे ऐसा लगता नहीं, चाहे पश्चिम हो चाहे पूरब हो, पर राजनीति में कब किसका भाग्य चमकता है, ये यशपाल गहलोत को उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, अगर एक बार लॉटरी खुली है तो दूसरी बार लॉटरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन काबिल कैंडिडेट के तौर पर मुझे अरविंद मिश्रा ज्यादा काबिल कैंडिडेट दिखाई देते हैं कि वो अगर होते तो एक अच्छी फाइट होती है। और वरना इस बार अगर यशपाल गहलोत है तो हो सकता है कि पिछली बार 7,500 के अंतर पर सिमटी सिद्धि कुमारी इस बार हो सकता है कि ज्यादा अंतर पैदा कर दे। अच्छा, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ आपसे कि जैसे सिद्धि कुमारी है, अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके पीछे से करने की जरूरत नहीं कि उनको ऐसा कोई काम करने की जरूरत है। फिर बीजेपी में क्यों एक आदमी, जब आपके पास सक्षम आदमी है और लगातार जीत रहा है, तो मान लिया टिकट मांगने का अधिकार तो सबको होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि टिकट मांगने पर टिकट के लिए इतने लालायित होना, और जबकि आपका एक सक्षम उम्मीदवार है और उसके पीछे बैग, इतना बड़ा बैग है कि उसका बैग कोई आप कर ही नहीं सकते। तो एक बीजेपी को एक मिली हुई सीट है एक तरह से, उसके बावजूद बीजेपी में इस तरह से उसको व्यवहार बनाना, ये आपको कैसा लगता है, ये राजनीति क्या है? आपका संकेत अगर महावीर आका की तरफ है तो मैं बता दूं कि बीकानेर पूर्व का एक ऐसा बन गया है कि ये बीजेपी का गढ़ है। तो ये थोड़ा सा हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि बीजेपी का गढ़ होने का मतलब फ्री टिकट नहीं होता है कि भाई हमने यहाँ से जो भी बीजेपी का खड़ा होगा वो जीत जाएगा। तो कुछ नेताओं को ऐसा लग सकता है, जो उभरते हुए जो सेकंड लाइन के नेता है, उनको ऐसा लग सकता है कि अगर हम भी यहाँ पर खड़े हो जाए तो हम भी जीत जाएंगे। तो क्यों जो राजकुमारी को, पूर्व राजघराने की राजकुमारी को क्यों यहाँ पर रखा गया है? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में वो यहाँ के लोगों से तो मिलती है, वो भी ऐसा नहीं कि लगातार उसमें रहती है लेकिन एक राजनीतिक के तौर पर उनकी न तो स्टेट में न केंद्र में कोई उनकी पकड़ दिखाई देती है। ये आवश्यकता क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक एमएलए है, एक प्रतिनिधित्व तो बीकानेर का कर रहा है, उसके बाद पार्टी है, अगर सेंटर में पावर में है तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल जाएंगी। अगर स्टेट में पावर में आएंगी, सूरसागर की समस्या का, अगर जब ये विधायक थी और तभी, और वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, तो जो फायदा आपको मिलना है, राज्य से मिलना, वो तो मिलेगा, इसके माध्यम से मिलेगा ही। तो फिर क्या दिक्कत क्या है? और अच्छा, इतना बैकअप जो पीछे से इसका राज परिवार से जो बैकअप है और खुद इनकी सौम्य छवि है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं को मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं तो आपके पास एक उम्मीदवार है तो आप बाकी पदों पर ले लेना, यूआईटी अध्यक्ष बन जाओ, और भी चीजें हैं, बोर्ड बन जाओ। आप बीकानेर में इतने मंत्री बना रखे हैं अशोक गहलोत जी। देखिए, अगर हम खाली ये बात करें ना कि अगर पहले से आप सक्षम है तो अब आगे क्या जरूरत है, तो फिर वसुंधरा को भी जरूरत नहीं है, जयपुर की जो राजकुमारी उनको भी जरूरत नहीं है। बात ये नहीं, बीकानेर की भूख अब क्या है कि अब यहां से जो निकले हर एक, आप गौर करेंगे ना तो लगभग हर संभाग मुख्यालय ने अपना एक मुख्यमंत्री दे लिया। ठीक है, चाहे वो उदयपुर से हो, जोधपुर से हो, जयपुर से हो, अजमेर से हो, हर जगह से उनके एक मुख्यमंत्री आ चुका है और उनके शहर आउट ऑफ वे डेवलप हुए और बीकानेर लगातार पिछड़ता जा रहा है। आप इसका देखिए, एक बड़ा कारण तो ये कि लॉक हो गया है, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पर लोकल कोई प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जोधपुर में भी लगभग ऐसी कमियां रहने के बावजूद भी वहां का जो एक्सपोर्ट हब बना है, वहां पर ड्राई पोर्ट है, तो वो सब चीजें, और आज स्थिति जोधपुर के डेवलपमेंट की यहां तक पहुंच चुकी है कि पाली को ट्विन सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट का प्रोसेस रुके नहीं। दूसरी तरफ हम बीकानेर को देखते हैं तो बीकानेर अभी भी आप समझ ले सकते हैं कि B2 श्रेणी का शहर है, बहुत छोटा शहर है जिसको अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। और ये तभी संभव है कि जो बहुत प्रभावशाली यहाँ से एक नेता यहाँ से निकले। अब आउटराइटली लोग जब सिद्धि कुमारी को वोट दे रहे हैं आंख मूंद करके, 3 टर्म दे चुके हैं, चौथी टर्म भी ऐसा लग रहा है कि वो जा सकती हैं, बहुत ज्यादा अच्छी संभावना है, तब लोगों की अब ये एक क्षुब्धता बढ़ जाती है। वो चाहते हैं कि अब उनका उसमें पार्टी के अंदर कोई महत्वपूर्ण पद मिले, महत्वपूर्ण पोजीशन पर जाए। तो अगर वो नहीं जा रही हैं
वो अपनी अभिलिप्सा नहीं दिखा पा रही है इन चीजों के प्रति। तब दूसरे बंदे खड़े होते हैं कि चलो ये तो सीट तो पक्की है बीकानेर पूर्व की, यहाँ से हम जाकर के कुछ वहां पर ये उनका आकलन आपको लगता नहीं कि उनका जो आकलन है कि बीजेपी की सीट पक्की है, ये उस परिवार की वजह से पक्की है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, देखिए 2008 से लेकर 2008, 13, 18 3 बार तक लगातार जब बीजेपी आउटराइटली जीत रही है कोई भी तरीके कैंडिडेट सामने आने पर, तब ये ऐसा प्रोजेक्शन होना भी कोई अटपटी बात नहीं है कि बीजेपी का गढ़ बन गया है ये। और अगर सिद्धि कुमारी के अंदर ही अगर करिश्मा है अगर, तो सिद्धि कुमारी स्टेट में जाकर भी अगर कुछ चमत्कार करें, वहां पर कुछ मंत्री पद लें, कुछ बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए आउट ऑफ वे, ऐसा नहीं जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो जो सब शहरों में चल रहा है वो बीकानेर में चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सड़कें सब जगह बन रही है, बीकानेर में भी बन रही है, पेयजल की सुविधा सब शहरों में हो रही है, बीकानेर में भी हो रही है, और जो लोकल बॉडीज डेवलप हो रही है, जो जैसे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में डेवलप होनी चाहिए वैसे डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर स्पेशल क्या हुआ? तो अब हम स्पेशल की भूख है, इसके लिए अब अगर कोई दांव लगाने की कोशिश करता है तो वो यही है कि अब बीकानेर को अब जरूरत है। जैसे कल्ला जी लगातार तो नहीं लेकिन टुकड़ों में ही सही 2 बार बहुत प्रभावी मंत्री रहे, फिर भी हमें मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिला है। और 10वीं बार में भी चूंकि अब परिस्थितियां ऐसी बनती दिखाई दे रही है, जो 2 पार्टी शासन में, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, तो अगर बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला जी जीत भी जाते हैं तो उनको फिर वही शाही खत्म होने वाली समस्या होगी। तो अब बीजेपी से अगर कोई उम्मीद दिखाई देती है तो बीकानेर पूर्व से दिखाई देती है, इसलिए कई लोग अगर दांव लगा रहे हैं तो गलत नहीं दिखता मुझे। आपका तो इशारा पूरा सीधा मुख्यमंत्री की सीट पर, बिल्कुल पूर्व से, बिल्कुल बीकानेर पूर्व से नहीं, बीकानेर से। चलिए हम विषयांतर हो जाएंगे। अब आज जो बीकानेर पूर्व की बात करनी है, तो बीजेपी में कुछ और उम्मीदवार भी, सुरेंद्र सिंह शेखावत है, काफी समय से लगभग पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। तो मेरा वही प्रश्न है, उसमें मैं उनको बुरा नहीं मानता कि किसी ने कोई प्रयास किया हो, पर एक सुरक्षित सीट है एक तरह से हमारी, अगर बीजेपी की पूर्व की अगर सुरक्षित सीट है तो उसके लिए कोई प्रयास कर रहा है, और वो अपने ही उम्मीदवार को, या कोई भी जो लोग कर रहे हैं, वो टिकट मांगना बुरी बात नहीं है, पर एक सुरक्षित जगह पर प्रयोग करके देखना मुझे थोड़ा सा लगता है अजीब। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि उन्होंने काम किए होंगे, कोरोना में भी वो गए होंगे, ये एक सबका कर्तव्य बनता था। कोरोना में हर व्यक्ति ने, जरूरी नहीं कि जो नेता गए उन्होंने काम किया, हर आम व्यक्ति ने भी उस कोरोना के समय में काम किया था। कुछ लोगों ने कोरोना को भुनाया इसमें टिकट मांगने की, जो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। कोरोना में हर लोगों को काम किया, तभी जाकर के कोरोना से हम निजात पाए, नहीं तो ये इतनी बड़ी महामारी हम जीत नहीं सकते। सही बात है जी। तो जहां तक सुरेंद्र सिंह शेखावत की बात है, तो वो भी वही राजपूत समुदाय से आते हैं, तो अब करिश्मा न भी हो तो भी अगर सिद्धि कुमारी जी का भी टिकट काट दिया जाए और सुरेंद्र सिंह शेखावत को दे दिया जाता, फिर भी क्या है कि सुरेंद्र शेखावत का जो थ्रस्ट है, जो हिंदुत्व वाला जो चेहरा है, या एक सहज स्वीकार्यता है हिंदुत्व वाली, वो मुझे निजी तौर पर नहीं दिखाई देती। मैं ये नहीं कहता उनका जनरल उनकी छवि क्या है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने खुद के जो निजी तौर पर मुझे वो एकांगी जो हिंदुत्व वाला चेहरा है, जो जय श्री राम बोले कोर्ट गेट पर खड़े होकर के, वैसा नहीं दिखाई देता। बड़े पॉलिश्ड संभ्रांत जो कि पॉलिसीज के साथ में खड़े हों। असल में थोड़ा सा इस दौर तक आते आते, जब आप पार्टी के टिकट मांग रहे हो, तब तक आपका लाउड होना जरूरी है। जैसे कि बीकानेर पश्चिम में हम देख रहे हैं कि हिंदू जागरण मंच से जो कैंडिडेट हैं जेठानंद जी, वो लाउड हैं इस मामले में, जय श्री राम के मामले में। अगर बीजेपी का आपको कैंडिडेट बनना है तो कम से कम आपको हिंदुत्व को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो वहां पर वो बड़े समन्वयकारी दिखाई देते हैं। उस समन्वय से क्या होता है कि उनके कुछ नंबर कट जाते हैं, कि जहां आप अब मोदी जी गांधी जी की बात करें तब वो है स्टेटसमैन, लेकिन अगर सुरेंद्र सिंह शेखावत गांधी जी की बात करें तो वो अपने पोजीशन को लूज कर जाते हैं, क्योंकि वो अभी तक उस पोजीशन पर पहुंचे नहीं है जहां पर वो उस मॉब को, उस जो आम जनता को वो समझा सकें कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड का भी यूज करना है और अपने एजेंडा को भी आगे बढ़ाना है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, ये जो बीजेपी की सीट में पूर्व पे अपन अटके हुए हैं और राज परिवार पे अटके हुए हैं, अगर इनको अगर ये चाहते हो कि पूर्व में जीतना है, अगर कांग्रेस भी चाहती है, तो फिर राज परिवार से कोई आना चाहिए ना।
जब तक राज परिवार से एक ही व्यक्ति एक पार्टी की तरफ से अगर लड़ता रहेगा तब तो मुझे मुश्किल लगती है। हाँ, अगर सिद्दीक कुमारी कांग्रेस से लड़ती, अगर मान लो या इनकी परिवार से कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में रुचि रखता है और वो कांग्रेस से लड़ता तो जीत जाता। मुझे तो ऐसा मानना, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की परंपरागत सीट है इसकी वजह से इनको बाकी भी जो बीजेपी के नेता हैं जो पूर्व की तरह अपना नजर रखते हैं कि हम भी एमएलए यहाँ से बन जाए। मुझे लगता है जब तक राज परिवार से अगर कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, मुझे लगता है स्वतंत्र भी खड़ा हो तो भी लोगों की जो श्रद्धा है आज, और जो गंगा सिंह जी के जमाने से जो विकास कार्य हुए हैं, उतना विकास तो कोई भी नहीं करा पाएगा। जहां तक मैं मैं अगर आपका संकेत सही समझ रहा हूँ राज परिवार के, तो मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाना चाहूंगा कि पहले मैं जिस प्रिंट मीडिया में काम करता था वहां पर एक संडे टॉक नाम से हमने एक सीरीज शुरू की। तो वहां पर एक बार जो राजश्री कुमारी हैं उनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। तो बाकी तो सारी बातचीत वो थी कि उनका लंदन में कैसा निवास था, उन्होंने राज परिवार से निकल के सामान्य गृहिणी की तक कैसे दिया, वापस आकर के वो कैसे राज परिवार के कार्यों को संभाल रही, इन सब बातों के होते हुए एक सवाल मैंने ऐसा दागा जो कि बाद में कई दिनों तक उथल पुथल का कारण रहा। तो अर्जुन अवार्डी जो राजश्री कुमारी है उनको मैंने पूछा कि भैया बीकानेर में डेवलपमेंट के लिए तो आपका परिवार बहुत सालों तक काम करता रहे, सदियों तक, तो अब अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट की जरूरत है तो क्या आप पॉलिटिक्स में आएंगी? तो उन्होंने क्या लगा अभी तो ठीक काम हो रहा है, उसमें सिद्दीक कुमारी जी जीती हुई थी, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगेगा कि मुझे दखल की जरूरत है तो कभी भी राजनीति में आ सकती हूँ। और हमने इसी हेडलाइन, इसी लाइन से हमने उनकी बात को उठाया, कभी भी आ सकती हूँ राजनीति, हाँ कभी भी आ सकती हूँ राजनीति में करके हमने उठाया था। उससे कुछ दिन पुचाल रहा, हमें उसके जो संकेत मिलते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इसमें परिवार में ही कोई अगर व्यक्ति आए बराबर में तब जाके फाइट मानी जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि इस परिवार में और ज्यादा लोग बहुत हैं नहीं, राजश्री कुमारी और सिद्दीक कुमारी दो ही हैं जो कि बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से आ सकती हैं। और जहां तक राजश्री कुमारी की बात है, वे अपने जो उन थातियों को बचाने और उनको सहेजने में उनका जितना इंटरेस्ट उतना पॉलिटिक्स में मुझे नहीं दिखाई देता है। और जहां तक बाईसा की बात है तो बाईसा भी शुरुआत में इससे बहुत ज्यादा लगाव नहीं था उनका राजनीति में, जब शुरू में वसुंधरा राजे ने उनको प्रोजेक्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे वो रम गई और उनका जो जुड़ाव है लोगों से इतनी सहजता के साथ में है कि उनका प्रतिरोध करना भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है कि कहीं अगर किसी का विरोध होता भी है, मैं आपको कुछ बातें नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि उनके सामने खड़े एक कैंडिडेट, एक राजपूत कैंडिडेट थे, उन्होंने उनके सामने खड़े थे, उनके पास में उनका कोई लूप होल मिला उन्हें सिद्दीक बाईसा का, लेकिन उन्होंने उस लूप होल को कह के फेंक दिया कि नहीं हम इसको यूज नहीं करेंगे, हमारा एक स्तर है। तो इसलिए उनके सामने आप ऐसा नहीं कह सकते कि दरबार के सामने कोई नहीं खड़ा होगा। तो ये पूर्व की ये जो कहानी है ना, ये इससे टकराना बड़ा मुश्किल खेल लगता है मुझे अभी तक तो, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि अगर कांग्रेस भी सीरियस होती तो समय पर कैंडिडेट घोषित करती और यहाँ पर पूर्व में कुछ ऐसे काम करवाती जिससे क्या है कि पूर्व की जनता को कुछ मोल्ड किया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं ना। इन वक्त पर बिल्कुल फेंकने के अंदाज में उन्होंने लास्ट में यशपाल जो भी उम्मीदवार बनाए थे वो उस उम्मीदवार पे डिपेंड थे केवल। हाँ। तुम अपना जो कर सकते हो कर लो, हमें तो इस सीट से मतलब नहीं है। हमें तो लगता है कि वो जीत हमारी होगी नहीं वहां पर। ऐसा मुझे लगता है कि चाहे तनवीर मालावत को भी आप जानते हो, अगर आपकी कुछ पहुंच है तो कर लो, जो कर सकते हो ये लो पकड़ो टिकट कर लो। जवाहर जी आपको जो करना है कर लो, ये कर लो। ये गोपाल जी आपको करना है, अब यशपाल जी आ गए एक और। तो वो भी अब क्योंकि उनका आधार जो है ना, वो हर आदमी लास्ट तक वोट देने जाएगा तब तक उसको लगेगा सिद्दीक कुमार से अपना क्या बैर है। बिल्कुल। तो यशपाल जी, मैं एकदम प्रचार नहीं कर रहा हूँ सिद्दीक कुमार जी का, ऐसी कोई बात नहीं करूँ, पर राज परिवार के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो अपन जाते देखते हैं ना, उसको लेकर के एक मुझे बात थी कि और बीजेपी में जो नेता उभरे हैं बाद में उसको इस सीट को लेकर के, जबकि उनकी एक सुरक्षित सीट है कि उनके वहां से उसके नाम पे ही मिल जाएगी वहां पर, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। मेरे जो मन में जो कई बार जो आता है कि हम एक सुरक्षित जगह, एक आदमी को एक जगह अपॉइंट कर दिया और अच्छा मैनेजर है वो, या वो वहां बैठा हुआ, उसके लिए हमारे लिए उतना ही काफी है। उसके बावजूद भी इतना हंगामा किया जाना है उतने लोगों पर। अब महावीर नाका के महत्वाकांक्षाएं हैं अपनी, वो यूआईटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने और भी कई प्रयास किए। इस प्रयास में अगर विफल रहे हैं तो उनका मुझे तो लगता है कि इतना स्मार्ट मूव नहीं था। अभी इस
स्तर पर आने के बाद में उनको इतना, हालांकि उन्होंने इसमें भी थोड़ी सावधानी रखी कि जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहां पर उनके केवल समर्थक थे, खुद आकर के उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। बाद में उन्होंने कर दिया था, वक्तव्य कर दिया था उन्होंने, लाइव आकर के कहा था कि भी हाँ मैं चाहता हूँ कि हम टिकट परिवर्तन की मांग को लेकर के उन्होंने फिर वो लाइव आए थे और फिर उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। फिर सादुल सर्किल से कोर्ट गेट तक उन्होंने पैदल मार्च निकाला था जिसमें वो खुद शामिल थे और जगह जगह उन्होंने मालाएं वगैरह पहनी और बाद में शायद वो सिद्धि कुमारी जी के साथ में भी जाके खड़े हो गए उनके समर्थन के लिए। अभी मैंने जेठानंद जी की जीप में भी उनको बैठे देखा, तो हो सकता है कि वो पश्चिम की तरफ वो अपना सारा फोर्स लगाए उनको जिताने में। हो सकता है वो तो अब वोट तो बीजेपी को जो मिलने हैं वो अपने परंपरागत जो वोट है बिल्कुल, उसके बाद में जो कैंडिडेट है उसके आधार पर मिलेंगे। जो कोई भी आदमी हो उसमें थोड़ी बहुत अलग तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स की मिलते हैं, उसके बाद व्यक्ति। हाँ, लेकिन उनका प्रतिरोध है वो बहुत स्मार्ट मूव नहीं था। हाँ, स्मार्ट मूव नहीं था। स्टार्टिंग में जो उन्होंने की थी अपने कार्यकर्ताओं के आगे करके आए, उसी समय अगर सामने आ जाते तो भी लगता था, पर उन्होंने आगे अपनी एक कार्यकर्ताओं की फौज पहले खड़ी की, पीछे से फिर बाद में। जो भी हो, पूर्व का जो मामला है वो एक तरफा लगता है, पर ये कहा नहीं जा सकता। चमत्कार तो देखिए, चमत्कार तो कहीं भी हो सकता है। यशपाल गहलोत हो सकता है एमएलए बन जाए, बिल्कुल, और क्योंकि जनता है, जनता किसको कब क्या कहती है। और फिलहाल जो है अभी स्थिति में सिद्दीक भाई साहब बहुत स्ट्रांग पोजीशन में क्योंकि अगर कांग्रेस को अगर इस सीट को अगर जीतना होता तो सबसे पहले वो इसमें उम्मीदवार लाती है। उसके लिए कुछ काम यहाँ पर ऐसे करवाए जाते जिससे कि ऐसा लगे कि उनको स्टेट से बैकअप, और आक्रामक रुख अपनाती, क्योंकि बीजेपी में खुद में अगर सिद्दीक कुमारी का विरोध है जिसका वो खुद उखाड़ नहीं पा रहे कुछ भी, बिल्कुल, उसके बावजूद भी, क्योंकि वो उस परिवार के बराबरी कोई कर नहीं सकता। और उसके बाद में उसका करेंगे क्या? अगर उसको एमएलए नहीं लड़ाएंगे तो फिर किसको लड़ाएंगे? अगर वो है तो वो किसको लड़ाएंगे? अब मंत्री बनना उसके हाथ में तो है नहीं भाई। नहीं, क्या होता है कि कोई अगर महत्वाकांक्षी हो और वो लगातार वहां पर, तो शुरू में राज्य मंत्री बनते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म में मंत्री भी बन जाते हैं। इन्होंने तीन टर्म बड़े सरलता से ऐसे निकाल दिए कि जैसे वैसे अभी प्रवेश ही कर रही है राजनीति में। ये तो आपकी बात सही है कि इन्होंने जो बातचीत उठानी चाहिए एक जनप्रतिनिधि से, जो लोग उम्मीद करते हैं एक आक्रामक रुख रखने की बात, आक्रामक रुख नहीं है, आक्रामक उनका रुख नहीं है। पर मैं सुरक्षित सीट मान करके बीजेपी को थोड़ा प्लस पॉइंट ये देता हूँ, ये भी आपकी सुरक्षित सीट है, इसमें कौन क्या कर रहा है आपको देख, एमएलए भी तो चाहिए होता है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए एमएलए भी तो जरूरत होती है। अगर आप इस सीट को खो दोगे कि भाई अभी सपोज करो किसी नेक्स्ट उम्मीदवार को उतार देते, सिद्दीक कुमारी को नहीं दे करके, तो उसका चमत्कारिक रूप तो कोई था ही नहीं। सिद्दीक कुमारी में एक पिछला इतिहास तो उसका कम से कम है, एक बैकअप पूरा का पूरा पड़ा हुआ है कि भाई इतने वोट तो ये आएंगे ही, बिल्कुल, ये तो तय है। और हमारे घर हम खड़े हो जाए तो हमारे घर वाले आधे नहीं देंगे तो इसलिए उनका एक ये तो है कि एक पूरा का पूरा एक संसार जो उनका बनाया वो जो बसाया हुआ है, जो उनके राज परिवार का जो, और राज परिवार का इस शहर पे काफी कर्ज भी है, चाहे वो बिल्डिंग उसके रूप में हो, चाहे वो उनके व्यवहार के तौर पर हो। जिस समय राजमाता सुशीला देवी का देहावसान हुआ उससे ठीक पहले उन्होंने पूरी जनता को आशीर्वाद दिया कि मां करनी की कृपा सब पर बनी रहे, पर सभी बीकानेर वासियों पर बनी रहे। तो आज भी खुद को अभिभावक की तरह मानते हैं, भली ठीक है संविधान उनको ना माने, लेकिन जनता के हृदय में तो आज भी वही छवि है। शायद हमारी संयुक्त रूप से एक सलाह होगी कांग्रेस को कि कम से कम अपना उम्मीदवार अगर किसी को भी बनाए तो कम से कम उसके खुद पीछे लगे, और अगर जीतना है अब इस गढ़ को जीतना है तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई ऐसे आसानी से बीकानेर पूर्व जब तक राज परिवार और भाजपा का कॉम्बिनेशन है तब तक ये सीट भाजपा के लिए सुरक्षित है। जी। तो अब लगभग मेरे ख्याल से सारी बात लगभग आ चुकी है। बिल्कुल, तथ्य हमने ज्यादा इसमें कुरेदे नहीं है, इसमें उम्मीदवारों पे हमने फोकस किया ज्यादा। तो इस तरह से हम बातचीत करते रहेंगे। और सिद्धार्थ जी, बीकानेर में जो पूर्व की सीट है उसको लेकर परिणाम क्या होता है, जनता के हाथ में, राजा को जिताती है, रंग को जिताती है। हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं कि वो अपने अपने जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो। तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे आगे नए एपिसोड में।